नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब के इस प्लेटफ़ॉर्म संस्कृत ज्ञानम पर। आज हम प्रश्न निर्माण सीखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न निर्माण भी एक महत्वपूर्ण अंग है परीक्षा का, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई गई हैं। सर्वप्रथम तो रेखांकित पद आता है हमारे परीक्षा में, उसके आधार पर हमको प्रश्न निर्माण करना होता है। वह कर्ता भी हो सकता है, वह कोई सर्वनाम शब्द हो सकता है, वो क्रिया विशेषण हो सकता है या फिर अ, और भी कोई भी हो सकता है वचन के आधार पर। तो सबसे पहले रेखांकित शब्द जिस लिंग विभक्ति वचन का होता है, प्रश्नवाचक शब्द भी उसी लिंग विभक्ति और वचन का होगा। जैसे ऐसा लिखा जाता है कि सः पठति। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ आया, तो उस तरीके से सहपठिति में स पर अंडरलाइन आई मान लो और प्रश्न निर्माण के लिए बोला, तब स जो है वो तद सर्वनाम प्रथमा विभक्ति एकवचन का है। तो हमें इस प्रश्न निर्माण के लिए संज्ञा सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ है, तो कह कह पठती ऐसा लिखा जाएगा, कौन पढ़ता है? क्योंकि उसका विभक्ति लिंग और वचन वैसा का वैसा ही रहेगा। जो प्रथमा विभक्ति एकवचन था स तद सर्वनाम का, तो क भी तद सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति एकवचन ही हुआ। और प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है इस प्रकार का। फिर किम शब्द के रूप याद होने आवश्यक हैं इसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के लिए। कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द आ जाएगा, उसके लिए किम सर्वनाम के शब्द याद होने आवश्यक हैं। किम सर्वनाम के शब्द पुल्लिंग में क कौ के, कम कौ कान, केन काव्यम कई, कस्मै काव्यम केभ्य, कस्मात् काव्यम केभ्य, कस्य कयो केशम, कस्मिन् कयो केषु, इस प्रकार से होते हैं। स्त्रीलिंग में फिर का के काः, काम के काः, कया काव्यां काभि, कस्यै काव्यां काव्य, कस्याः काव्यां काव्य, कस्याः कयोः कासां, कस्यां कयोः कासु, इस प्रकार से होते हैं। और नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया किम के कानी होती है और तृतीया से लेकर सप्तमी तक इसके रूप पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। तो ये हमें याद होने आवश्यक है, तब हम प्रश्न निर्माण आसानी से कर पाते हैं। फिर क्रिया विशेषण शब्दों से प्रश्न निर्माण के लिए कदा, कथम, कुत्र, कुतः, किमर्थम का प्रयोग किया जाता है। ये सभी अव्यय शब्द हैं, यानी कि अव्यय शब्दों से भी प्रश्न निर्माण किया जा सकता है। कदा, कब, कुत्र, कहाँ, कुतः, कहाँ से, कथम, किस तरह से, किमर्थम, क्यों, इस प्रकार से। विशेषण शब्दों से प्रश्न निर्माण करने के लिए कति यानी कि कितने, संख्यावाची यानी कीदृशम, किस तरह से, अ, ये पुल्लिंग के लिए कीदृशी, कैसी, कीदृशम, कैसा, यानी कि ये नपुंसकलिंग के लिए। इस प्रकार से पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम का उपयोग किया जाएगा। फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से किस प्रकार से हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संज्ञा और सर्वनाम शब्द। उसके लिए प्रत्येक विभक्ति को हम चयन करेंगे। उस प्रत्येक विभक्ति में हम एक-एक करके उसके उदाहरण देखते जाएँगे कि कौन-सा उदाहरण कैसे सेट होता है। जैसे कह, किसने, प्रथमा विभक्ति एकवचन है, तो इसका प्रश्न बनता है, जैसे उत्तर बनता है सः पठति, वह पढ़ता है। सः पठति है, प्रथमा विभक्ति एकवचन है, तद सर्वनाम का, तो हमको प्रथमा विभक्ति एकवचन ही किम सर्वनाम का भी लेना पड़ेगा। वो बनेगा कः पठति। इसी प्रकार से तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं अगर ये आंसर है और अंडरलाइन तौ पर आई है, तो उस परिस्थिति में कौ पठतः ऐसा लिखा जाएगा। वे पढ़ते हैं, ते पठन्ति, तो यहाँ पर के पठन्ति हो जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं इस स्लाइड में। जैसे छात्र जाता है, इसका अंडरलाइन छात्र पर है, उसका प्रश्न अगर रेखांकित पद अगर संज्ञा है या सर्वनाम है, तो उसके लिए फिर उसका लिंग वचन
और विभक्ति वही रहेगी। तो छात्रः गच्छति, तो कः गच्छति। दो दो के लिए छात्रौ गच्छतः, तो कौ गच्छतः। छात्राः गच्छन्ति, के गच्छन्ति, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है, तो बहुवचन के हिसाब से जो प्रश्न निर्माण भी होगा वह भी बहुवचन में ही होगा। इसी प्रकार से छात्राः विद्यालयं गच्छति, छात्रा विद्यालयं गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है। ये छात्रा नहीं है, छात्र है केवल। छात्रः विद्यालयं गच्छति, तो ये स्त्रीलिंग है, सॉरी, स्त्रीलिंग में यहाँ पे छात्रा लिखा हुआ है। छात्रा विद्यालयं गच्छति, तो का विद्यालयं गच्छति, कौन विद्यालय जाती है, यानी कि छात्रा विद्यालय जाती है, तो कौन विद्यालय जाती है, उसका प्रश्न ऐसा बनेगा। फिर अंडरलाइन में छात्रे विद्यालयं गच्छतः, तो दो छात्राएं विद्यालय जाती हैं, तो इसका प्रश्न अगर अंडरलाइन छात्रे पे है तो के विद्यालयं गच्छतः, कौन दो विद्यालय जाती है। उसके पश्चात छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, बहुत सारी छात्राएं विद्यालय जाती हैं, तो काः विद्यालयं गच्छन्ति, कौन सभी विद्यालय जाती है। इस प्रकार से इसका प्रश्न निर्माण होगा। फिर जैसे नपुंसकलिंग में देखते हैं, वृक्षात् फलानि पतन्ति, वृक्ष से फल गिरते हैं, तो वृक्षात् कानि पतन्ति, वृक्ष से कौन गिरते हैं। फिर वृक्षात् द्वे फले पततः, तो वृक्षात् के पततः, वृक्ष से कौन दो गिरते हैं। फिर वृक्षम फलम पतति, वृक्षात् फलम पतति, तो वृक्षात् किम पतति, वृक्ष से कौन गिरता है। इस प्रकार से यह प्रथमा विभक्ति का हमने उदाहरण देखा। फिर द्वितीय विभक्ति आती है, कम किसको। किसको के लिए हम द्वितीय विभक्ति का उदाहरण देखते हैं। जैसे कम और काम, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखते हैं। मोहन नगरे चलचित्रम पश्यति, अभी तक बात कर रहे थे हम संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, यानी कि कर्ता की। अब देखते हैं कर्म की। तो मोहन मोहनः नगरे चलचित्रम पश्यति, मोहन नगर में चलचित्र देखता है। तो चलचित्र पर अगर अंडरलाइन आई और इसके आधार पर प्रश्न बनाने के लिए कहा, तो हमको यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, तो हमको किम सर्वनाम का द्वितीय विभक्ति ही लगाना पड़ेगा। जैसे मोहन नगरे कम पश्यति, किसको देखता है, तो मोहन नगर में चलचित्र को देखता है। इसी प्रकार से स पत्रम लिखति, वह पत्र लिखता है, तो वह किसको लिखता है, स कम लिखति, ऐसा उसका प्रश्न बनेगा। फिर नगरम परितः जलम अस्ति, नगर के चारों ओर जल है, तो नगर पे अगर अंडरलाइन आया है तो कम परितम, किसके चारों ओर जल है, ऐसा इसका प्रश्न बनेगा। फिर अध्यापक गीताम पाठयति, अध्यापक गीता को पढ़ाता है। गीता स्त्रीलिंग शब्द है, अगर इस पे अंडरलाइन आया है तो उस परिस्थिति में अध्यापक काम पाठयति, अध्यापक किसको पढ़ाता है। इसी प्रकार से तृतीय विभक्ति का उदाहरण देखते हैं हम, केन और कया का उपयोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मोहन रामेण सह भ्रमति, मोहन राम के साथ घूमता है, ऐसा इसका उत्तर है मान लो। और रामेण पे अगर अंडरलाइन आया है और यहाँ पर तृतीय विभक्ति आई है, तो हम प्रश्नवाचक का निर्माण भी तृतीय विभक्ति में ही करेंगे, तृतीय विभक्ति का ही उपयोग करेंगे। अगर वह पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग होगा तो नपुंसकलिंग का उपयोग करेंगे। यहाँ पर रामेण लिखा हुआ है, तो तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो हम, और इस पर अंडरलाइन है, तो हम इसका प्रश्न निर्माण के लिए केन का उपयोग करेंगे। तो मोहन रामेण सह भ्रमति, तो मोहन केन सह भ्रमति, यानी कि मोहन किसके साथ घूमता है, तो इसका उत्तर हुआ मोहन राम के साथ घूमता है। इसी प्रकार से लतया पर अंडरलाइन यहाँ पर दिख रही है, बालकः लतया सह भोजनम खादति, बालक लता के साथ भोजन खाता है। तो यहाँ पर इसका प्रश्न बना है, लतया स्त्रीलिंग का शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो हम भी स्त्रीलिंग का ही किम सर्वनाम लेंगे। तो वहां पर बनाएंगे, बालकः कया कया सह भोजनम खादति, बालक किसके साथ भोजन खाता है, तो इसका उत्तर हुआ बालक लता के साथ भोजन खाता है। यह जो लता शब्द यहाँ पर आया है, वह किसी पाठ
या किसी विषय के संदर्भ में आया है। किसी विषय में लिख रखा हो, मान लो लता के साथ वह भोजन खाता है। अगर ऐसा है और इसका प्रश्न बनाना है और अंडरलाइन आया है तो अपन वहाँ पे कया का उपयोग करेंगे। तो बालकः कया सह भोजनम खादति। इसी प्रकार से बालकः कलमेन लिखति, बालक कलम से लिखते हैं। तो इसका प्रश्न अगर कलमेन पर अंडरलाइन है तो कलमेन कलम एक है और तृतीय विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर भी हम तृतीय विभक्ति एक वचन केन का उपयोग करेंगे। बालकः केन लिखति, बालक किससे लिखता है? बालक कलम से लिखता है। इस प्रकार से हम तृतीया का उपयोग हमने देखा। फिर चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति से हम प्रश्न कैसे निर्माण कर सकते हैं? जैसे लिखा हुआ है गणेशाय नमः, यह गणेशाय पर अंडरलाइन है। तो इसका प्रश्न बनेगा कस्मै नमः, किसके लिए नमस्कार है? तो गणेश के लिए नमस्कार है। इसी प्रकार से रमेशः ब्राह्मणाय धेनुम ददाति, रमेश ब्राह्मण के लिए गाय देता है। तो यहाँ पर के लिए के अर्थ में सभी चतुर्थी विभक्ति लगती है और यहाँ पे ब्राह्मणाय आया है। तो ब्राह्मणाय चतुर्थी विभक्ति है तो हम इसका अगर प्रश्नवाचक बनाएंगे और यहाँ पर इसमें ब्राह्मणाय में अंडरलाइन दे रखा है तो इसके आधार पर हम कस्मै लिखेंगे, क्योंकि ब्राह्मण शब्द अकारांत पुल्लिंग है। इसी प्रकार से तो हम सर्वनाम शब्द भी पुल्लिंग का ही लेंगे और एक वचन है तो यहाँ पे भी एक वचन का ही उपयोग करेंगे चतुर्थी विभक्ति का। तो रमेश कस्मै धेनुम ददाति, रमेश किसके लिए गाय देता है? रमेश ब्राह्मण के लिए गाय देता है। इस प्रकार से यह बनेगा। फिर दूसरा उदाहरण है कि जनकः बालिकायै फलम आनयति, पिता बालिका के लिए फल लाता है। तो बालिकायै में अंडरलाइन है बालिका के लिए। तो बालिका शब्द स्त्रीलिंग है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है। तो हमें इससे प्रश्न बनाने के लिए अगर यहाँ पे अंडरलाइन रिक्त स्थान आया है या इसको प्रश्न बनाना है इससे, तो हमें इसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति का उपयोग करना है किम सर्वनाम का और स्त्रीलिंग का। तो यहाँ पर जनक कस्यै फलम आनयति, जनक किसके लिए वो फल लाता है? यानी कि पिता किसके लिए फल लाता है? पिता बालिका के लिए फल लाता है। इस प्रकार से फिर सर्वेभ्य जनेभ्य जलम अस्ति, केभ्य जलम, केभ्य जलम अस्ति, किसके लिए जल है? सभी के लिए जल है, सभी लोगों के लिए जल है। तो जनेभ्य में अंडरलाइन था तो हमें बहुवचन था तो बहुवचन यहाँ पे लगाना पड़ा। इसी प्रकार से पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति में कस्मात या कस्या का उपयोग हम करेंगे। जैसे हिमालयात गंगा उद्भवती, हिमालय से गंगा पैदा होती है, निकलती है। तो अगर अंडरलाइन यहाँ पर आया है और पंचमी विभक्ति है किसी भी शब्द में, तो हमें ये देखना है कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। मान लो ये पुल्लिंग है तो कौन सी विभक्ति है? मान लो पंचमी विभक्ति एक वचन है तो हमको प्रश्न निर्माण करते समय पंचमी विभक्ति एक वचन का उपयोग किम सर्वनाम का करना पड़ेगा। जैसे हिमालयात गंगा उद्भवती, तो पंचमी विभक्ति एक वचन हिमालयात में था तो यहाँ पर किम सर्वनाम में पंचमी विभक्ति एक वचन किम सर्वनाम का लगेगा। कस्मात गंगा उद्भवती, किससे गंगा निकलती है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, उद्भव उद्भव होती है। फिर लतायाः पुष्पाणि पतन्ति, लता से पुष्प अ, गिरते हैं, लता से पुष्प गिरते हैं, मान लो ऐसा लिखा हुआ है। तो उस परिस्थिति में लता से पुष्प अलग हो रहे हैं तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। तो हम इसका प्रश्न निर्माण करना होगा। तो कस्याः पुष्पाणि पतन्ति, कैसे किससे पुष्प गिरते हैं? तो कस्याः पुष्पम पतति, पुष्पाणि पतन्ति, किससे पुष्प गिरते हैं? तो लता से पुष्प गिरते हैं, लतायाः पुष्पम पुष्पाणि पतन्ति, इस प्रकार से आएगा। फिर नगरात ग्रामम गच्छति, नगर से गांव जाता है, नगर से वो अलग हो रहा है तो अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। और दूसरा नगरात में अगर अंडरलाइन आया है और इससे प्रश्न बनाना है तो हमको उसी प्रकार से पंचमी विभक्ति किम सर्वनाम की भी लगानी पड़ेगी, कस्मात् ग्रामम गच्छति। इस प्रकार हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग देखते हैं।
कि षष्ठी विभक्ति में अगर कोई शब्द हो और उस पर अंडरलाइन हो और हमें प्रश्न निर्माण करना हो, तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर कृष्णस्य भ्राता बलरामः अस्ति, ऐसा परीक्षा में लिखा हुआ आया और अंडरलाइन आया कृष्णस्य पर, और यदि इससे हमें प्रश्न निर्माण करना होगा, तो हम कृष्णस्य में जब षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो हम उसके प्रश्न निर्माण के लिए कस्य का उपयोग करेंगे। किम सर्वनाम षष्ठी विभक्ति एकवचन का, कस्य भ्राता बलराम अस्ति, किसका भाई बलराम है? कृष्ण का भाई बलराम है। इसी प्रकार से रामस्य गृहे मोहन पठति, राम के घर मोहन पढ़ता है। तो यहाँ पर अगर अंडरलाइन राम पर है, तो हमें प्रश्न निर्माण के लिए षष्ठी विभक्ति एकवचन किम सर्वनाम का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि राम में षष्ठी विभक्ति एकवचन है। तो कस्य गृहे मोहनः पठति, किसके घर मोहन पढ़ता है? राम के घर मोहन पढ़ता है। फिर अयम रमायाः अनुजः अस्ति, यह रमा का छोटा भाई है। अगर ऐसा आया और रमायाः पर अंडरलाइन करके पूछा गया कि इसके आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, तो रमायाः में षष्ठी विभक्ति एकवचन है और ये स्त्रीलिंग का शब्द है, तो हमें किम सर्वनाम षष्ठी विभक्ति एकवचन का उपयोग करना पड़ेगा। अयम कस्याः अनुजः अस्ति, यह किसका छोटा भाई है? यह रमा का छोटा भाई है। इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति का उपयोग देखते हैं। सप्तमी विभक्ति में मान लीजिए जैसे सप्तमी विभक्ति में ऐसा लिखा हुआ है, मोहनस्य पठने इच्छा अस्ति, मोहन की पढ़ने में इच्छा है, ऐसा अगर मान लो लिखा हुआ है और पठने में सप्तमी विभक्ति अंडरलाइन करके पठने में लिखा हुआ है और इसके आधार पर वाक्य बनाना है, तो हम पठने जैसे सप्तमी विभक्ति एकवचन है, तो हम किम सर्वनाम सप्तमी विभक्ति एकवचन का उपयोग करेंगे। मोहनस्य कस्मिन् इच्छा अस्ति, मोहन मोहन की किसमें इच्छा है? मोहन की पढ़ने में इच्छा है। सह गृहे प्रविश्य खादिष्यति, वह घर में आकर प्रवेश करके खाएगा। और गृह में अंडरलाइन देखकर हमें प्रश्न बनाने के लिए कहा गया, तो गृह सप्तमी विभक्ति एकवचन है, तो हम कस्मिन का उपयोग करेंगे। सह कस्मिन प्रविश्य खादिष्यति, वह किसमें प्रवेश करके खाएगा? वह घर में प्रवेश करके खाएगा। इस प्रकार से हमने प्रथमा से लेकर सप्तमी तक किम सर्वनाम से किस प्रकार प्रश्न निर्माण किया जाता है, यह सीखा। अब आगे हम ये देखेंगे कि विभक्ति या के स्थान पर किम सर्वनाम से प्रश्न पूछे बनाए जा सकते हैं, साथ ही प्रश्नवाचक अवयव से भी प्रश्न निर्माण किए जा सकते हैं। ये जैसे प्रश्न निर्माण करने के लिए प्रश्नवाचक अव्यय निम्न है, जैसे कुत्र यानी कहाँ, कुतः कहाँ से, यानी कि स्थानवाचक शब्द हैं। इससे प्रश्न निर्माण के लिए कुत्र और कुतः का उपयोग किया जाता है। कदा यानी कब, समय वाचक कोई शब्द हो उसके लिए भी कदा का उपयोग किया जाता है। और किमर्थम क्यों, इसलिए कारणतावाचक जो शब्द हो उससे प्रश्न निर्माण करने के लिए किमर्थम का उपयोग किया जाता है। संख्यावाचक शब्दों से प्रश्न निर्माण के लिए कति का उपयोग किया जाता है। कति यानी कि कितने, एक, द्वे, त्रय, इस प्रकार से। कथम तरीका, तरह से, किस रीति से, इस प्रकार से शब्दों का निर्माण करने के लिए कथम का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से फिर प्रश्न निर्माण के लिए रंग, रूप, गुण आदि के लिए हम किसी का उपयोग करते हैं, तो पुल्लिंग में कीदृश कैसा लगता है, कीदृशी कैसी लगती है, कीदृशम नपुंसकलिंग के लिए। तो किसी का रंग, रूप, गुण के आधार पर कोई विशेषता दे रखी है और उसके आधार पर अब हमें प्रश्न निर्माण करना हो, तो हम कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम का उपयोग करेंगे। तो आइए इससे हम प्रश्न निर्माण के तरीके को सीखते हैं, किस प्रकार से प्रश्न निर्माण किया जाता है। सबसे पहले है कदा, समय सूचक। इसका अर्थ होता है कब, जैसे वार, दिनांक, माह, वर्ष, प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल, प्रतिदिनम,
प्रतिवर्षम, अद्य यानी आज, कल, आने वाला कल, अ, बजे इत्यादि। इन सब में हम जब ये आ जाते हैं तो उनका प्रश्नवाचक बनाने के लिए कदा का उपयोग कर सकते हैं। जैसे रमेशः सायंकाले क्रीडति, और सायंकाले पे अंडरलाइन आ गया और हमें प्रश्न निर्माण के लिए कहा गया, तो हम सायंकाले अगर ये समयवाचक कोई शब्द आ गया है तो उसके स्थान पर हम कदा अवयव का उपयोग करेंगे। जैसे रमेशः कदा क्रीडति, रमेश कब खेलता है, रमेशः सायंकाले क्रीडति। इसी प्रकार से छात्रा प्रतिदिनम पठन्ति, छात्र रोज पढ़ते हैं। अगर प्रतिदिनम पे अंडरलाइन आया और हमें प्रश्न करने के लिए कहा, तो हम प्रश्न बनाने के निर्माण करने के लिए कहा, तो वहां पर सूटेबल कदा ही होगा। जैसे छात्रा कदा पठन्ति, छात्र कब पढ़ते हैं, छात्र प्रतिदिन पढ़ते हैं। इसी प्रकार से बालिका श्व आगमिष्यति, बालिका कल आएगी। अगर ऐसा है, कल ये समयवाचक है और इस पे अंडरलाइन है, तो हम इसका अ, अवयव उपयोग करेंगे कदा। बालिका कदा आगमिष्यति, बालिका कब आएगी, बालिका कल आएगी। दिनेश प्रातः काले व्यायाम व्यायाम करोति, दिनेश सुबह के समय में व्यायाम करता है। और प्रातः काल पे अंडरलाइन देकर पूछा कि इसकी जगह प्रश्न निर्माण करो इसके आधार पर, तो हमें लिखना पड़ेगा दिनेश कदा व्यायाम करोति, दिनेश कब व्यायाम करता है, दिनेश प्रातः काल में व्यायाम करता है। इसी प्रकार से एक उदाहरण दे रखा है कि रमा 10 वादने गृहं गच्छति, रमा 10 बजने पर घर जाती है। तो इसका आंसर होगा 10 वादने पर अगर अंडरलाइन आया है और प्रश्न निर्माण के लिए बोला है, तो उस परिस्थिति में हमें यहाँ पर वादन की बजाय भी कदा का उपयोग करना है, क्योंकि समय सूचक है। इसीलिए रमा कदा गृहं गच्छति, रमा 10 वादने गृहं गच्छति। इस प्रकार से समय सूचक हमने शब्दों के लिए कदा का उपयोग किया और इसका सीखा है। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। इससे संबंधित और भी कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट में लिखकर हमें सुझाव दे सकते हैं और बता सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। कुत्र और कुतः, कहाँ से। स्थानवाचक शब्दों के लिए कुत्र और कहाँ से का उपयोग किया जाता है स्थानवाचक शब्दों के लिए, और इसके लिए इसके प्रयोग हम देखते हैं। जैसे कृषकाः कुत्र कर्षन्ति, जैसे ऐसा लिखा हुआ है कृषका क्षेत्रे कर्षन्ति और अंडरलाइन आया, इससे प्रश्न निर्माण करना है। मान लो कृषका क्षेत्रे कर्षन्ति, कृषका कृषक क्षेत्र में कृषि करते हैं, मान लो ऐसा आया, तो उससे हमें प्रश्न निर्माण करने के लिए कुत्र का उपयोग करना पड़ेगा। कृषका कुत्र कर्षन्ति। कृषक कहाँ खेती करते हैं, कृषि करते हैं, कृषक क्षेत्र में खेत में खेती करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है अहम क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडामि, और अंडरलाइन क्रीड़ा क्षेत्र में आया, तो यह स्थानवाचक शब्द है। तो इसका अगर हमें प्रश्न बनाना होगा तो कुत्र का उपयोग करना पड़ेगा। अहम क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडामि, तो हम कुत्र क्रीडिसि, तो हम कुत्र क्रीडिसि, तुम कहाँ खेलते हो। अहम क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडामि, मैं क्रीड़ा क्षेत्र में खेलता हूँ। किसी ने पूछा तुम कहाँ खेलते हो, तो अहम क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडामि। हाँ, इसी प्रकार से कोकिला वृक्षात भूम्याम अपतत, कोकिला यानी कि कोयल वृक्ष से भूमि पर गिरी, वृक्ष से, तो यहाँ पर वृक्ष से अलग हुई। तो यहाँ पर जब किसी स्थान आदि से कोई वस्तु अलग हो रही हो, तो हम वहाँ पे कुतः का उपयोग करते हैं, कुत्र का उपयोग नहीं करते हैं। स्थानवाचक तो है लेकिन अलग होना बताया गया हो तो कुतः का उपयोग करेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कोकिला वृक्ष से अलग हो रही है, तो इसीलिए हम कुतः का उपयोग करेंगे प्रश्न निर्माण के लिए। जैसे कोकिला वृक्षात भूम्याम अपतत, कोयल वृक्ष से भूमि पर गिरी, तो कोकिला कुतः भूम्याम अपतत, कोकिला कहाँ से, यानी कि कोयल कहाँ से भूमि पर गिरी, कोयल वृक्ष से भूमि पर गिरी। इस प्रकार से ये बनेगा। फिर रमेश ग्रामात नगरम आगच्छति, रमेश गांव से नगर आता है, और अंडरलाइन ग्रामात पर आया, तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा गांव से अगर अलग हो रहा है तो हमें कुतः अव्यय का उपयोग करना है। और
स्थानवाचक शब्द है वहां से अलग हो रहा है तो कुतः का ही उपयोग होगा। जैसे रमेश कुतः नगरम आगच्छति, रमेश कहाँ से नगर में आता है, नगर आता है, रमज गांव से नगर आता है। इसी प्रकार से अत्र, पुत्र, इनका भी उपयोग किया जा सकता है। छात्रा अत्र पठन्ति, छात्र यहाँ पढ़ते हैं, तो इसका प्रश्न बना छात्रा कुत्र पठन्ति, छात्र कहाँ पढ़ते हैं। छात्र कहाँ पढ़ते हैं, इसका होगा छात्र यहाँ पढ़ते हैं। यानी कि अत्र, तत्र, कुत्र, इन सभी के में कुत्र का ही उपयोग होगा। जैसे अत्र, तत्र, सर्वत्र या किसी भी स्थान का नाम हो, जैसे वन, नगर, ग्राम, फिर विद्यालय, फिर नगर, या फिर किसी देश का नाम हो, जैसे त्वम अ, कुत्र वससि, अहम ग्रामम वससि, इसका ऐसा होगा। जैसे मैं भारत देश में रहता हूँ, अहम भारत देशे निवसामि, तो त्वम कुत्र निवससि, अगर किसी ने ऐसा पूछा तो उसका ऐसा आंसर बनेगा। इस प्रकार से जहाँ पर स्थानवाचक प्रश्न पूछा जाता है, स्थानवाचक आंसर होता है, स्थानवाचक शब्द दे रखा होता है, उस पर अंडरलाइन होता है, उससे अगर प्रश्न बनाना हो तो वहां पर कुत्र का उपयोग करते हैं। लेकिन स्थानवाचक तो दे रखा हो, लेकिन उस स्थान से कोई वस्तु, व्यक्ति आदि अलग हो रहा हो, तो हम कुतः का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार से रंग, रूप, गुणवाचक शब्द के लिए कीदृश, यानी कि किस रीति से, इसका उपयोग किया जाएगा। पुल्लिंग में या कीदृश लिखा जाएगा, स्त्रीलिंग में कीदृशी, नपुंसकलिंग में कीदृशम। जैसे गोरा है, गौरवर्णः, श्यामवर्णः, पीतवर्णः, श्वेतः, कृष्णः, विलक्षणः, गुणवानः, सुंदरम, बुद्धिमानम, सौंदर्यवान, भाग्यवान, इत्यादि जो गुणवाचक या रंग या रूपवाचक शब्द होते हैं, उनसे यदि उन पे अंडरलाइन हो और उनसे प्रश्नवाचक प्रश्न का निर्माण करना हो, तो यदि वह पुल्लिंग में होगा तो कीदृश का उपयोग किया जाएगा, वह स्त्रीलिंग में होगा तो कीदृशी, और नपुंसकलिंग में होगा तो कीदृशम का उपयोग किया जाएगा। जैसे मोहना, मोहनस्य पुत्रः बुद्धिमानः अस्ति, मोहन का पुत्र बुद्धिमान है, मोहन का पुत्र बुद्धिमान है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उस परिस्थिति में हम यहाँ पर करेंगे मोहनस्य पुत्र कीदृश अस्ति, मोहन का पुत्र कैसा है, मोहन का पुत्र बुद्धिमान है, उसका आंसर है। बुद्धिमान पर अगर अंडरलाइन है तो बुद्धिमान गुणवाचक शब्द है। तो गुणवाचक शब्द से अगर हमको प्रश्नवाचक बनाना है तो हम, अगर वो पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग के संदर्भ में आया होगा तो कीदृश का उपयोग करेंगे। जैसे मोहन पुत्र कीदृश अस्ति, मोहन का पुत्र कैसा है, मोहन का पुत्र बुद्धिमान है। इसी प्रकार से कृष्ण सर्प तीव्रम चलती, कृष्ण पे अंडरलाइन आया है, कृष्ण सर्प तीव्र गति से चलता है, अगर ऐसा दे रखा है तो, और कृष्ण विशेषता बता रखी है सांप की, अगर ऐसा गुणवाचक शब्द है तो वहां पर प्रश्न बनाने के लिए कीदृश का उपयोग करेंगे। कीदृश सर्प तीव्रम चलती, तो कृष्ण सर्प तीव्रम चलती। इसी प्रकार से गीता मधुराणी फलानी खादती, गीता मधुर फल खाती है, तो मधुराणी पे अगर अंडरलाइन आया है मान लो, तो और प्रश्न बनाने के लिए कहा है, तो हम मधुराणी स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग शब्द है, तो यहाँ पर हम नपुंसकलिंग शब्द का ही प्रयोग करेंगे। गीता कीदृशानि फलानि खादति, गीता किस प्रकार के फल खाती है, गीता मधुर मधुरानि फलानि खादति, मीठे फल खाती है। इस प्रकार से फिर संख्यावाचक जो शब्द होते हैं उनसे अगर, वो अगर अंडरलाइन में आ जाए और उनसे प्रश्न बनाने हों, तो हम उनसे प्रश्न बनाने के लिए कति का उपयोग करेंगे, कति अव्यय का उपयोग करेंगे। जैसे पुल्लिंग में एकः लिखा जाता है संख्यावाचक शब्द, स्त्रीलिंग में एका लिखा जाता है और नपुंसकलिंग में एकम लिखा जाता है। इसी प्रकार से जो संख्यावाचक शब्द होते हैं वो दो के लिए द्वौ पुल्लिंग में लिखा जाता है, स्त्रीलिंग में दो के लिए द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे।
और 3 के लिए त्रयः, स्त्रीलिंग में त्रिस्तः और नपुंसकलिंग में त्रीणि और पुल्लिंग में 4 के लिए चतुः, स्त्रीलिंग में चतुस्त्र और नपुंसकलिंग में चत्वारि। फिर 5 से लेकर आगे की जितनी भी गिनती होती है वह सभी लिंगों में एक समान चलती है। जैसे इसके अतिरिक्त अनेकाः, बहवः, केचन, काश्चन ये भी अगर संख्यावाचक शब्दों के रूप में इनका उपयोग होता है, तो वहाँ पर जो प्रश्न बनाने के लिए इसी कति का उपयोग किया जाएगा। जैसे त्रयः बालकाः क्रीडाक्षेत्रे क्रीडन्ति। 3 बालक क्रीड़ा क्षेत्र में यानी कि खेल के मैदान में खेलते हैं और 3 पर यदि अंडरलाइन आया है त्रयः पर और इससे प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा गया है, तो संख्यावाचक शब्द जैसे आएगा तो हमको संख्यावाचक शब्द के स्थान पर कति लिखना है। जैसे कति बालकाः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। कितने बालक खेल के मैदान में खेलते हैं? 3 बालक खेल के मैदान में खेलते हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, अस्माकं विद्यालये 50 बालिकाः सन्ति। हमारे विद्यालय में 50 बालिकाएँ हैं और 50 पर अंडरलाइन आया है और इस संख्यावाचक शब्द के आधार पर यदि हमें प्रश्न निर्माण के लिए करने के लिए कहा है, तो हमें इसी प्रकार से कति का उपयोग करना पड़ेगा। अस्माकं विद्यालये कति बालिकाः सन्ति। हमारे विद्यालय में कितनी बालिकाएँ हैं? हमारे विद्यालय में 50 बालिकाएँ हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर बहवः पे अंडरलाइन आया है मान लो और इससे प्रश्न बनाने के लिए कहा है बहवः कृषका कृषिं कुर्वन्ति। बहुत सारे कृषक कृषि करते हैं और बहवः पे अंडरलाइन देकर इस प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा है, तो हम उस प्रश्न का निर्माण करने के लिए कति का उपयोग करेंगे। कति कृषकाः कृषिं कुर्वन्ति। कितने कृषक कृषि करते हैं? तो बहवः कृषकाः कृषिं कुर्वन्ति। उसका इससे प्रश्न बनेगा। इसी प्रकार से प्रयोजनवाचक जो शब्द होते हैं किमर्थम, प्रयोजनवाचक शब्द है क्या प्रयोजन, क्या लाभ, इस अर्थ में इसका किमर्थम का प्रयोग किया जाता है और उससे यदि हमें प्रश्न बनाने हों, तो उसके लिए हमें किमर्थम का उपयोग करना होगा। वह इसके लिए बहुत सी बार तुमुन प्रत्यय भी आता है और चतुर्थी विभक्ति भी आती है। जैसे क्रीडनार्थम खेलने के लिए, दर्शनार्थम देखने के लिए, भ्रमणार्थम घूमने के लिए, पठना है पढ़ने के लिए, चलना है चलने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, हसितुम हँसने के लिए, खादितुम खाने के लिए या कारणतावाचक शब्दों में प्रश्न बनाने के लिए किमर्थम का उपयोग किया जाता है। जैसे गोपालः क्रीडनार्थम अत्र आगच्छति। ये तो हुआ प्रश्न निर्माण किया हमने, लेकिन प्रश्न निर्माण करने के लिए जैसे क्रीडनार्थम लिखा हुआ आया, वह खेलने के लिए यहाँ आता है ऐसा लिखा हुआ है और क्रीडनार्थम पर अंडरलाइन दे रखी है और प्रश्न निर्माण करने के लिए बोला है, तो हम क्रीडनार्थम के स्थान पर किमर्थम लिखेंगे। गोपालः किमर्थम अत्र आगच्छति। गोपाल यहाँ क्यों आता है? गोपाल यहाँ खेलने के लिए आता है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है सुरेशः पठितुम विद्यालयं गच्छति। सुरेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। और पढ़ने के लिए पठितुम में अंडरलाइन देकर प्रश्न निर्माण के लिए कहा है, तो हम पठितुम के स्थान पर किमर्थम कर देंगे केवल। सुरेशः किमर्थम विद्यालयं गच्छति। सुरेश किस लिए विद्यालय जाता है? सुरेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। इसी प्रकार से दिनेशः स्नानार्थम नदीं प्रति गच्छति। दिनेश नहाने के लिए नदी की ओर जाता है। अगर ऐसा वाक्य दे रखा है और स्नानार्थम पर अंडरलाइन देकर पूछा है कि स्नानार्थम के स्थान पर प्रश्नवाचक का प्रश्न का निर्माण कैसे किया जाएगा, तो स्नानार्थम के स्थान पर हम किमर्थम का उपयोग करेंगे, किमर्थम लिख देंगे। दिनेशः किमर्थम नदीं प्रति गच्छति। दिनेश किस लिए नदी की ओर जाता है? दिनेश स्नान के लिए नदी की ओर जाता है। इसी प्रकार से बालका भ्रमणाय नगरम गच्छन्ति। बालक घूमने के लिए नगर आते हैं, तो भ्रमणाय के स्थान पर हमको किमर्थम लिखना है, खाली इतना करना है। बालका किमर्थम नगरम आगच्छन्ति। बालक किस लिए नगर आते हैं? बालक घूमने के लिए नगर आते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि स्थानवाचक शब्द हो
और स्थानवाचक हो तो वहाँ पर उस स्थानवाचक के स्थान पर पुत्र लगा देना है, और स्थानवाचक शब्द हो और अलग हो रहा हो तो उसके स्थान पर कुत्ता लगा देना है। और इसी प्रकार से गुणवाचक कोई शब्द हो, बुद्धिमान, श्याम वर्ण, गौर वर्ण ऐसा कुछ है तो उसके स्थान पर प्रश्न बनाना हो और अंडरलाइन हो तो उसके स्थान पर केवल कीदृश, कीदृशी या कीदृशम पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग के आधार पर लगा देना है। इसी प्रकार से जैसे संख्यावाचक कोई शब्द है, जैसे कति दे रखा एक, द्वे, अनेका, बहवः, केचन आदि दे रखा है, तो उस संख्यावाचक शब्द के स्थान पर यदि प्रश्नवाचक बनाना है तो केवल उस संख्यावाचक शब्द को हटाकर उसके स्थान पर कति लिख देने से वो प्रश्न बन जाएगा। इसी प्रकार से प्रयोजनवाचक जो मैं अभी बता रहा था, तो वहाँ पर प्रयोजनवाचक कोई भी शब्द दे रखा हो जैसे खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, नहाने के लिए, घूमने के लिए, चलने के लिए, ऐसा कुछ भी हो और उस पर अंडरलाइन हो, उससे प्रश्न बनाना हो तो हमको केवल किमर्थम लिखना है, उससे प्रश्न निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार रीतिवाचक कोई अव्यय होता है जैसे तरीका, ढंग, इस तरह से जैसे मंदम मंदम धीरे धीरे, उच्चई जोर से, अधोअध नीचे नीचे, तीव्रम यानी तेज गति से, शीघ्रम यानी जल्दी से, शनि शनि धीरे धीरे, इस प्रकार से कोई रीतिवाचक अव्यय हो और उससे अगर अगर ये आ जाए और उससे अगर हमें प्रश्न निर्माण करना हो, उस पर अगर अंडरलाइन आ जाए तो हमें उस शब्द के स्थान पर केवल कथम लिख देना है। जैसे मेघा तीव्रम धावन्ति, मेघ जल्दी जल्दी दौड़ते हैं तो मेघा कथम धावन्ति, कथम आ जाएगा उसकी बजाय। जैसे पवनः मंदम मंदम प्रवहति, पवन धीरे धीरे बहती है, पवनः कथम प्रवहति, ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। इसी प्रकार से चोराः शनैः शनैः चलन्ति, चोर धीरे धीरे चलते हैं तो चोराः कथम चलन्ति ऐसा आ जाएगा, यानी कि शनैः शनैः के स्थान पे कथम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें यह देखना है कि यदि वह रीतिवाचक शब्द आया है तो उसके स्थान पर कथम लिखना है, उस रीतिवाचक शब्द के स्थान पर। यदि वह प्रयोजनवाचक शब्द है तो उसके स्थान पर किमर्थम लिखना है, उससे प्रश्न निर्माण हो जाएगा। यदि संख्यावाचक शब्द आया है तो उसके स्थान पर उसको हटाकर कति लिखने से प्रश्न बन जाएगा। और यदि रंग, रूप और गुणवाचक शब्द आया है तो उसके स्थान पर कीदृश पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में कीदृशी और नपुंसकलिंग में कीदृशम लिख देने से प्रश्न निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से स्थानवाचक शब्द आया है तो उसके स्थान पर, स्थानवाचक के स्थान पर उसको हटाकर पुत्र लिख दिया जाए तो प्रश्न बन जाएगा। इसी प्रकार से किसी स्थान आदि से अलग हो रहा हो, वहां पर कुत्ता लिख दिया जाए तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि समय सूचक कोई शब्द आया है और उसके स्थान पर उसको हटाकर हम कदा लिख देते हैं तो प्रश्न निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से आज हमने प्रश्न निर्माण करना सीखा। इसके संबंध में आपको आपका कोई सुझाव हो या फिर आप हमें कुछ बतलाना चाहें तो अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने महत्वपूर्ण सुझाव अवश्य दें। मेरी बात को इतने ध्यानपूर्वक, प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद।